नमस्कार, मैं रितेश ठाकुर आप सभी का मैं कटिहार हूं के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले दिनों अपना ध्रुव कुंडू की शहादत एपिसोड का चित्रण कर दिया है, आप सभी उसे देख रहे हैं। और जो हम आगे आपके लिए लाने वाले हैं उसमें से सबसे प्रमुख कहानी जो होगी वो होगी फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी। जी हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु वो शख्सियत जिसे प्रेमचंद के बाद का प्रेमचंद भी कहा गया। जी हाँ, उनकी लेखनी ही कुछ ऐसी थी। उनकी कहानियों में जो चित्रण होता था कलाकारों का, पात्रों का, वो उनकी मनोव्यथा तक को चित्रण कर देते थे। उनकी कहानियों के पात्र ऐसा प्रतीत होता था कि हमारे और आपके बीच हैं। वो इसलिए होता था कि वो अपनी कहानियों के पात्र अपने आसपास के लोगों से ही ढूंढ कर लाते थे। और ऐसे कथाकार की कहानी और साथ ही साथ ऐसे कथाकार की भूमिका एक फिल्म में निभाने वाले रंजीत तिवारी जी हमारे बीच मौजूद हैं। रंजीत तिवारी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। और कटिहार हूँ के समस्त टीम को मेरी बहुत बहुत भूरी प्रशंसा के साथ शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। मैं आपको बता दूं कि रंजीत जी वो शख्सियत हैं, जब फणीश्वर नाथ रेणु जी के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनी तो उनके जो जीवन के अंतिम दिनों की कहानी है उसमें जो कलाकार के तौर पर इन्होंने काम किया, प्रोटैगनिस्ट रेणु जी की एक्टिंग की इन्होंने की, वो अनुभव हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो कैसा था। सबसे पहले उसी अनुभव के बारे में बात करते हैं सर। जी बहुत खूब। पिछले 2020 में 4 मार्च को उनके जन्मदिन के अवसर पर पूर्णिया के एक अच्छे कोरियोग्राफर, एक अच्छे डायरेक्टर और एक अच्छे आर्टिस्ट भी कहें उनको, मयंक रॉनी, छोटा भाई के समान है जी जी। उन्होंने ही मुझे ये ऑफ़र किया कि अंतिम दिनों के लिए कुछ एक्ट है ना, डॉक्यूमेंट के तौर पर, तो उसे आप देखिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हुई कि सीमांचल, न केवल उस समय सीमांचल, अब तो खैर पूरे भारत और विश्व के प्रख्यात रचनाकार, प्रख्यात लेखक हुए, और उनके जीवन के कुछ क्षणों को अगर मैं अपने एक्ट से दर्शा पाऊँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य वाली बात हुई। इसलिए मैंने अपने उस छोटे भाई मयंक रॉनी को तुरंत हाँ कर दिया और इसकी शूट हुई। और 4 मार्च को टाउन कला भवन में इसकी प्रदर्शन भी किया गया जी, जो काफ़ी उस बच्चे को, उनको जो काफ़ी सराहा गया इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो इस प्रकार मेरा अच्छा अनुभव रहा। और एक बड़े कथाकार, बड़े लेखक, बड़े महापुरुष के जब आप कुछ क्षण भी अगर आपको जीवंत करने की कोशिश में भी अगर लगा दिया जाता है तो अपने आप में एक सौभाग्य वाली बात होती है। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सटीक बात कही इन्होंने कि इतने बड़े कथानक, इतने बड़े कवि, हालांकि वो कविता कम लिखते थे, कथा और ज़्यादा लिखते थे, और फ्रीडम फाइटर रहे वो अब काफ़ी दिनों तक, फ्रीडम स्ट्रगल के दरमियान जेल में भी रहे। और जब आप उनकी जीवनी के अंतिम क्षणों के लिए आपको चयन किया गया है उनकी भूमिका निभाने के लिए, तो जरूर गर्व की बात है। और यही गर्व की बात इन्होंने स्वीकारी है, क्योंकि हम सभी स्वीकारते हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व ही इतना बड़ा है, उनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। और मैं आपको बता दूं कि रंजीत तिवारी जी भी कविताओं में दिलचस्पी रखते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बिल्कुल लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और रेणु जी की कविताएं भी पढ़ते हैं और अपनी कविताएं भी लिखते हैं। तो आज इससे अच्छा क्या मौका होगा कि दोनों तरह की कविताएं सुनने का इनसे हम मांग करते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। तो रेणु जी की कोई कविता सबसे पहले अगर आप सुना पाएँ सर। जी, रेणु जी की कविता एक मैंने किसी तरह से संग्रह कर पाया है। कविता का शीर्षक है जागो मन के सजग पथिक ओ। मेरे मन के आसमान में पंख पसारे, उड़ते रहते अथक पखेरु प्यारे प्यारे। मन की मरु मैदान तान से गूंज उठा, थकी पड़ी सोई सूनी नदियाँ जागी। तरु तीर्ण तड़ु फिर लह लह पल्लव दल झूम रहा, गुण गुण स्वर में गाता आया आली अनुरागी। यह कौन मीत अगणित अनुनय से निस दिन किसका नाम उतारे। हौले हौले दक्षिण पवन नित, डोले डोले द्वारे द्वारे। बकुल शिरीष कचनार आज हैं आकुल, माधुरी मंजरी मंद मधुर मुस्काई। कृष्ण झड़ा की फुगनी पर अब रही सुलग, सेमन वन की लह की प्यासी आगी। जागो मन के सजग पथिको, जागो मन के सजग पथिको। क्या बात है, ये रेणु जी की कविता है।
जागो मन के सजग पथियों। कहने का मतलब है कि जो मन से सजग हैं, जो पथिक हैं, वो जागें। ये उनका अनुग्रह है, ये उनकी विवेचना है कि ये उस दरमियान शायद लिखी गई होगी जब भारत जो है वो परतंत्र था जी, बिल्कुल। और वो लोगों को जगाना चाहते थे स्वाधीनता के प्रति, वो लोगों को जगाना चाहते थे कि लोग स्वतंत्रता के बारे में सोचें। और हम जब उनके वो गांव गए थे महमदिया, जहाँ पे उनका दूसरा विवाह हुआ था और उनकी बहन मनोरमा देवी, आप उनसे मिले हैं? मनोरमा देवी जी से मिलने का तो मौका मिला कला भवन में, जब उनकी कार्यक्रम की जा रही थी जन्म शताब्दी के अवसर पर, तो उन्होंने अपने भाई के याद में गीत भी गाए और बड़ा अच्छा लगा जब उस उम्र में भी आकर के अपने भाई के प्रति इस प्रकार के संवेदना को देखा। जी। तो बहुत अच्छा लगा। अब काफ़ी वो एक्टिव हैं, उम्र के मुझे लगता है 80 साल पार कर चुकी हैं, लेकिन स्टिल सी सो एक्टिव, सो डायनामिक, और उनका एनर्जी लेवल कमाल का लगता है। बहुत ज़्यादा। और याददाश्त आप सोचिए कि पूरी गाना बिल्कुल उसी लय, उसी ताल में और उसी छंद में गाई, जिस हिसाब से उन्होंने, उनके भाई साहब ने उनके लिए लिखा था। जी। और तो उनका चित्रण भी हुआ है कहानी में, और वो कहानी इनकी फेवरेट कहानी है सर। जी, बताना चाहूँगा, कई उनकी कहानियाँ हैं। लाल पान की बेगम है, संवदिया है, ठेस है, और उपन्यास में तो आप जान ही रहे हैं मैला अचल, जिनके लिए उनको पद्मश्री का सम्मान भी मिला जी। मारे गए गुलफाम, जिनकी कहानी पर तीसरी कसम पिक्चर भी बनी, पूरा देश, पूरा विश्व जान रहा है उसके बारे में। और जहाँ तक कहानी का सवाल है, कई मतलब सभी कहानी उनकी हर प्रकार के मतलब संवेदनाओं से जुड़ी है। कहीं घटना प्रधान है, कहीं चरित्र प्रधान है, कहीं पात्र प्रधान है। लेकिन एक कहानी जो मुझे बहुत भाता है, वो मेरे दिल का बहुत करीब, वो ठेस में जो कहानी का चित्रण है कि मानो दीदी अपने मायके आई हुई है और ससुराल जाने की क्रम में है, और उस गांव में एक सिरचन नाम का कलाकार है जो बेकार है, और बेचारा मजदूरी उसे उस प्रकार से नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो संवेदनात्मक है, वो बहुत ज़्यादा संवेदनात्मक है। और कोई भी अगर उसके फरमाइशी अनुसार, है ना, जो जर्दा वाली पान, है ना, वो दही, ये मिथिलांचल, तो हाँ बिल्कुल, जो एक आंचलिकता झलकती है उस, तो उस कलाकार को जब बुलाया जाता है और उस फरमाइशी के तौर पर ही वो आता है, उसको कोई मजदूरी नहीं चाहिए, उसे किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिश वो नहीं रखता है, बस केवल प्यार का भूखा होता है, सेंटिमेंटल है, और संवेदना जिस घर में मिलती है उस घर में वो दिल लगा के काम करता है। यही था कि फणेश्वर नाथ रेणु जब अपने बहन की विदाई के लिए, जब उनके ससुराल से चीक और शीतल पार्टी की डिमांड होती है, जिसमें वो माहिर होता है बनाने में सिरचन, और वो सिरचन को बुलाया जाता है, लेकिन कुछ घर के महिलाओं से कुछ मुहामुही हो जाती है, कुछ बाताबाती हो जाती है, जिसके चलते उसके दिल को ठेस लगता है और वो आधी काम को छोड़ के चला जाता है। कहानी में जब ट्विस्ट उस समय आती है, जब कटिहार स्टेशन पर उसकी बहन रेलगाड़ी में बैठ चुकी होती है, ट्रेन खुल रही होती है, तभी सिरचन जो है चीक शीतल पार्टी लेकर के दौड़ता हुआ आता है। वो कहानी का बहुत ही चरम, मतलब कि बहुत ही चरम है वो कहानी का, कि जिस घर से उसको अपमानित करके, उस घर की बहुओं के द्वारा अपमानित करके जब उसे निकाला जाता है, लेकिन उसकी संवेदना नहीं मरी है। और उसके गांव के ये प्रतिष्ठा की सवाल है, उसके गांव की ये प्रतिष्ठा की बात है कि गांव की बेटी, है ना, अपने ससुराल की डिमांड को पूरा नहीं कर पाई, कहीं ये ना जान ले, कहीं ये ना समझ ले, तो वो संवेदना उसकी जगती है, और अपने घर में चीक शीतल पार्टी तैयार करके सिरचर जो है मानो को वो समर्पित करता है, वो सुपुर्द करता है। ये कहानी के का पूरा चरम है, और बिल्कुल पढ़ने वालों को कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी आंखें गीली हो जाए। बिल्कुल, है ना, संवेदना जो है वो मतलब कि फुट जाए उसके आंखों से, ये इस प्रकार से चरम लिखा गया है, इसलिए वो कहानी मेरे दिल के बहुत करीब। बिल्कुल, और मैंने आपको बताया शुरू में कि उनकी जो कहानियाँ थी और उन कहानियों के जो पात्र थे वो हमारे और आपके बीच या उनके आसपास के लोग होते जी। और मानो उनकी अपनी बहन है मनोरमा देवी, जो केस में प्रोटोगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, और सिरचन जो इन्होंने कहा अभी कहानी,
हमने पहले पढ़ी है, लेकिन फिर से जब वो कहानी याद आती है तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके बीच का कुछ हो रहा है। कटिहार स्टेशन पे ये घटना घटी, आप सोचिए और सोच के आप दंग रह जाएंगे। और इस तरह के राइटर्स जब कहानियाँ लिखते हैं तो आपकी आंखें भीगेंगी ही, गीली होंगी ही, क्योंकि इतना इमोशनल टच है कि एक कैरेक्टर है जो अपनी गांव की बेइज्जती नहीं होने देना चाहता, जी बिल्कुल। उसकी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन उस बात को दरकिनार करता है। ये कमाल की बात है। और अब रेणु जी की जो वो जन्म शताब्दी दिवस आ रही है, 4 मार्च को 100 साल 1921 में उनका जन्म हुआ जी 2021 और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और हमारा भी प्रयास है कि ये एपिसोड हम उस दिन लॉन्च कर पाएँ। 5 जनवरी से हम इनकी शूटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप जैसे लोग हमारे साथ लगातार इस मुहिम में अगले 2-2.5 महीने तो ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि आपकी दरकार होगी। आप उनके बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, आप उनकी कविताओं से परिचित हैं, तो आप किस हद तक हमारे साथ रहने वाले हैं? जी, मेरा पूरा सहयोग कलात्मक दृष्टि से हो, साहित्य दृष्टि से हो, जिस भी प्रकार से सहयोग की अपेक्षा होगी यथासंभव यथा कोशिश में बिल्कुल। और चूँकि ये कार्यक्रम जो एक मिशन है, कार्यक्रम नहीं है, एक मिशन है। मैं कटिहार हूँ, चूँकि कहीं ना कहीं एक होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। तो अगर जन्मभूमि के लिए, जननी के लिए अगर कुछ ना कर पाएँ तो वो मात्र ऋण से ओरी नहीं हो पाते हैं। तो एक बहुत ही सफलीभूत एक मिशन है और मेरी शुभकामना है कि आलोक भाई और समस्त टीम है ना इसकी सफलता की यात्रा करे, सफलता के मंजिल तक पहुँचे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है और यथासंभव यथा कोशिश जहाँ तक मेरी साहित्यिक हो या कलात्मक हो वो मैं बिल्कुल सहयोग के लिए तैयार हूँ। तिवारी जी तैयार हैं हमारे सहयोग के लिए यथासंभव हर तरह से जैसे वो कर सकते हैं। और कई सारे और भी लोग हैं जो हमारी सहायता करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के थ्रू कोई लेन देन की बात नहीं करते, हम पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि अगर हम अपनी जन्मभूमि का जो कर्ज है ना चुका पाए तो फिर क्या करें। और मुझे खासकर ये एक मौका मिला है, बाकी सभी लोग जो टीम में हैं और रंजीत जी जैसे लोग भी हैं जिनको एक मौका मिला है कि वो अपनी जन्मभूमि का जो कर्ज है कुछ हद तक उतार पाएँ। क्योंकि अगर हम अपनी कहानी अपने जन्मभूमि पे जन्म में सभी लोगों तक पहुंचा पाएँ तो हमें लगेगा कि हम सफल हो रहे हैं। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि कोई भी किसी भी तरह से अगर सहायता करना चाहता है, आगे आके कुछ करना चाहता है, ज़रूर आइए। हमारे स्क्रीन पे आपको नंबर मिलेगा और उस नंबर पे संपर्क कीजिए। आप किसी भी तरह से सहायता कर सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपका कोई विज्ञापन आप चलाना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के दरमियान, हमारे लाइव कार्यक्रम के दौरान, अपने व्यवसाय के बारे में या किसी अन्य चीज़ के बारे में, आप वो भी चला सकते हैं। या स्वेच्छा से कोई सहायता आप देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप मोस्ट वेलकम हैं। आप हमारे टीम का हिस्सा भी बनिए। हमारा टीम बहुत बड़ा बनता जा रहा है। 2 लोगों से ये टीम स्टार्ट हुई थी, आलोक जी और हमारे जो एडिटर हैं और जो कैमरा पर्सन हैं दीपांशु आर्यन, और उसके बाद मैं जुड़ा और काफ़ी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है रंजीत जी जैसे लोग भी हमारे साथ हमेशा रहेंगे। कि 15 एपिसोड का सर हमारा टारगेट था जी। और हम चाहते हैं कि 15 एपिसोड में कहानी को हम समेट पाएँ। अगर ना समेट पाएँ तो ये बढ़ सकता है। और हर 15 दिन में हम एपिसोड लाते हैं आपके बीच, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कटिहार का कोई भी अंश या कोई वो कहानी ना छूट जाए जो हम चाहते हैं कि आप तक जरूर पहुँचे। और रेणु जी तो बहुत व्यापक उनका चरित्र है, इतनी बड़ी कहानी है, वो तो छूट ही नहीं सकती थी। और अगर वो नहीं छूट सकती है तो फिर रंजीत जी जैसे लोग नहीं छूट सकते हमसे, क्योंकि वो उनके केवल प्रशंसक नहीं रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं ना फैनेटिक हैं, उनकी कविताओं को पढ़ते हैं और फिर रसखान है। सर आप कोई कविता अपनी भी सुनाएंगे? एक कविता मैं अपनी सुनाता हूँ जी, हालांकि छोटी रचना है। शीर्षक है अभौतिक हूँ ना। अभौतिक हूँ ना, मैं कहीं और नहीं जी, भौतिक भी नहीं कि दिख पाऊँ। अच्छा। हाँ, महसूस कर सकते हो अपने इर्द गिर्द लम्हों में, अतीत के रूप धरे पलों में, भविष्य तो होता ही अनजान। कई भाव धारण करेंगे मन भी, अशांत बेचैन न जाने क्या क्या। क्या करूं, अभौतिक हूं ना, दिखूं कैसे। पर तलाशती नैनों की पुतलियां
पलकों की शून्य आगोश में खो जाएंगी। तलाशती इन नैनों की पुतलियाँ पलकों की शून्य आगोश में खो जाएंगी। अनंत दृश्य की भौतिक से अनुभूति होगी। अनंत दृश्य की भौतिक से अनुभूति होगी। क्षण भर में कई रूपों में आनंद, संतुष्टि, खुशी, जाने क्या क्या। और फिर कशिश, तड़प, छटपटाहट, न जाने क्या क्या। अभौतिक होना, मैं याद होना, मैं याद होना। जी, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ। अभौतिक होना कहने का मतलब है मैं नॉन फिजिकल हूँ। यू कैन ओनली फील मी। आप सिर्फ एहसास के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी आँखों की पुतलियों से उस ब्रह्मांड से संपर्क कर सको तो फिर तुम मुझे जान सकते हो। बहुत खूबसूरत लाइन लिखी आपने। थैंक यू सो मच सर। आप बहुत बढ़िया लिखते हैं सर। और रंजीत जी हमारे बीच हैं, हम चाहेंगे कि हमारे बीच हमेशा रहें। और इसी नोट पर, इनकी इन खूबसूरत कविता के नोट पर आज का ये लाइव कार्यक्रम मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ विराम दूँ। लेकिन सब कुछ जाने से पहले फिर से एक बार अगर आप कोई भी विज्ञापन हमारे इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के थ्रू, हमारे फेसबुक लाइव का कार्यक्रम के थ्रू चलाना चाहते हैं, या कोई कलाकार चाहते हैं कि आगामी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के एपिसोड में काम करना चाहें, किसी भी उम्र के कलाकार को हमसे ज़रूर संपर्क करिए। और उन सभी लोगों से आग्रह है जो चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं मैं कटिहार डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के बारे में, और जो ये चाहते हैं कि इस सीरीज़ को थोड़ा और मदद किया जाए, आप ज़रूर आगे आइए। आप सभी की दरकार है। लेट्स मेक इट अ बिग सक्सेस। मैं कटिहार हूँ। मैं कटिहार हूँ। मैं कटिहार।